नमस्कार, नॉलेज 24x7 में आपका स्वागत है। हमने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो कल डाली थी इसमें, और उसमें हमने बताया था कि जनरल स्टडीज में हम इंडियन पॉलिटी को कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखें। और हमने यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। किसी भी देश को चलाने के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए उस सिलेबस इंपॉर्टेंट है। वैसे गवर्नमेंट चलेगी किसमें? सेट ऑफ रूल्स में, कोई गाइड बुक से। वही गाइड बुक हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम संविधान भी कहते हैं हिंदी में। हो सकता है आज आपको थोड़ा सा दिखाई सही पड़ रहा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान भी कहते हैं। ये गाइड बुक है, ठीक है। और हमने इसको डिफाइन भी किया था कि ये क्या है। एक ये लीगली देखिए, एक ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा गया है। लिविंग इसलिए है क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया ना, इसमें 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा इन लोकसभा। तो ये अमेंडमेंट्स किस लिए किए गए हैं? क्योंकि जो पहले की संविधान था, जो लिखा गया था, उसमें आप जानते हैं पहले लिटरेसी रेट 10% थी, तो लोगों को इतना नहीं समझ में आता था। जब संविधान लिखा गया तो संविधान को इस तरीके से लिखा गया, पूरे तरीके से लिखा गया, हर चीज छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, हर चीज लिखी गई कि लोगों को समझ में आए। इसीलिए हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से और लॉन्गेस्ट लिखा गया है, और बहुत अच्छी तरीके से ये हीलियम कवर्ड में प्रिजर्व है पार्लियामेंट में, आप ये भी जानते हैं। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट है। लिविंग इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट किस लिए हुआ? ये नहीं कि वो गलत है, अमेंडमेंट इसलिए हुआ कि रोज हर प्रतिदिन हमें सुधार चाहिए होता है, वो सुधार होने के लिए। तो ये, और लीगली किस लिए? क्योंकि लीगल तौर पर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी शासन चला रहा है वो इसी अनुसार चलता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से चलता है, ठीक है। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर हम अगर देखें कि विदाउट नोइंग अवर पास्ट, हम अपने इतिहास को जाने बिना हम अपना वर्तमान और भविष्य तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम आज पढ़ेंगे, जैसे जब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे आखिरी चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन पॉलिटी का भी जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहले जो चैप्टर है वो चैप्टर है कौन सा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या? अब देखिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया? कुछ ऐसा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी तो हम आते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम कोविड-19 के सिचुएशन से घूम रहे हैं, तो आज सैनिटाइजर और मास्क हमें जरूरत पड़ती है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर क्यों जरूरत पड़ी तो आज हम इसकी हिस्ट्री पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहले हिस्ट्री में किसका राज था? पहले जो मुगल्स थे ना, मुगल्स में। तो आप समझिए, आपको अकबर के काल पर जॉन मुंडेहाल नाम का एक एक्सप्लोरर मतलब जिसको दुनिया घूमने की लत रहती है, जो दुनिया घूमता है, एडवेंचरर होता है, जो इधर से उधर पूरा मतलब घूमता रहता है। तो जॉन मुंडेहाल अकबर के शासन में उन्होंने परमिशन ली और वो इंडिया आए। उन्होंने देखा जो ये आए थे वो 1955 में, 1955 में ये आए थे, ठीक है। और जो 1955 में ये आए थे, ठीक है। और ये किस लिए आए थे? घूमने के पर्पज से आए थे। जब इन्होंने देखा कि इंडिया तो भाई मतलब ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए जब ये दुनिया घूमा, इन्होंने देखा कि भाई इसको सोने की चिड़िया कहते थे हम लोग भारत को, तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो मतलब कुछ ना कुछ भारत में था,
क्योंकि पहले आप देखिए, पहले जमाने में आप बुक्स जब पढ़ेंगे, जब कहीं भी बुक्स या कुछ भी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में कोई बैगर नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, पर आज हर गली में कोई ना कोई भिखारी है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो वो क्या था, पहले क्यों नहीं ऐसा था? क्योंकि पहले सच में सोने की चिड़िया थी। जो हमारे इतिहास में आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग करने के लिए उसने सोचा, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और मर्चेंट ऑफ एडवेंचर उसका नाम रखा। उस ग्रुप का जो ट्रेडिंग के लिए ग्रुप था उसको मैनचेस्टर ऑफ एडवेंचर उसका नाम रखा, ठीक है। उसको मैनचेस्टर ऑफ लंदन भी कहते हैं। जैसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम रखा था, उसको मैनचेस्टर ऑफ लंदन के नाम से भी कई बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये फिर से ब्रिटेन गया। कौन ब्रिटेन गया? ये जॉन मुंडेहाल। जॉन मुंडेहाल फिर से ब्रिटेन गया और इसने ब्रिटेन की क्वीन, ठीक है, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन लिया 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में क्या परमिशन लिया? 31 दिसंबर 1600 में ये परमिशन लिया कि ट्रेडिंग करने का। तभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। ये आपको पता चल गया ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में? 1600 में। क्यों आई थी? ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी, ठीक है। कौन एक्सप्लोरर था? जॉन मुंडेहाल। ये नाम नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपको पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं भाई, हम इसकी हिस्ट्री है तो आगे बढ़ेंगे। तो अब जब ट्रेडिंग करने आए थे तो कोई भी चीज का हम ट्रेड करेंगे तो हम उसकी फैक्ट्री डालेंगे। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली गुजरात के सूरत में। कहां पे डाली? गुजरात के सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डाली। कब डाली थी? 1608। कब डाली थी? 1608, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? भाई मुगल्स तो थे ही, तो बिना परमिशन के डाल नहीं सकते थे, तो इन्होंने जहांगीर से परमिशन ली और इन्होंने गुजरात के सूरत में 1608 में फैक्ट्री डाल दी। यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो चलता रहा भाई, वो ट्रेडिंग भी करते रहे और यहाँ मुगल्स भी तो चलेंगे। मुगल्स अपने घर तो चले नहीं जाएंगे या भाग तो जाएंगे नहीं कहीं पे, मुगल्स भी चलते रहे। प्रॉब्लम पता है कब हुई? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। 3 मार्च 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब जो मुगल्स है ना वो डिक्लाइन होने लगे। डिक्लाइन इन द सेंस, देखिए जब कोई राजा किसी राज्य को राज्य करता है तो मान लीजिए आज वो इस राज्य में है, कल को उसको दूसरे राज्य को जीतना है तो वो जाकर के वहां पे युद्ध करेगा और वहां से जीत लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था, सारे राजा तो हर जगह नहीं बैठ सकते थे, तो जो उनके खुशामदीद थे, जो उनके लोग थे, जो जैसे मंत्री थे, सेनापति थे, तो उन छोटी छोटी टुकड़ियों को वो जा करके वहां पर पदभार संभालने के लिए कह देते थे और बाकी सब चलता उन्हीं के ऑर्डर पे था, पर काम वो करते थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब सबसे ज्यादा डाउनफॉल हुआ, ठीक है, मुगल्स का डाउनफॉल हो गया, ठीक है, मुगल्स का डाउनफॉल हो गया। और फिर देखिए ब्रिटिश जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये 3 जो प्रेसिडेंसीज थी इन पे जो है ब्रिटिशर्स करना चाहते थे, ठीक है, ये प्रेसिडेंसीज। तो अब ये जो बंगाल था, जो इन मुगलों में सबसे ज्यादा जो राज्य था वो बंगाल, अब बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। तो जब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल को इसलिए चुना गया क्योंकि बंगाल में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। हमारे पास जहां रिसोर्सेज होंगे वहां हम वहां काम करेंगे ना, तो वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा थे, वहां पे मतलब हमने चालू किया क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे। रिसोर्सेज इन द सेंस कि वहां पे
स्पाइसेस, मसाले ज्यादा थे, मसाले और भी जो उत्पाद थे वहां पर ज्यादा थे। तो इसलिए उन्होंने वहां का सोचा कि वहां से बंगाल से चालू करते हैं। तो जो बंगाल का पहला नवाब जो बंगाल का था, मुर्शीद कुली खान, वो 1713 से लेकर के 1727 तक था। कौन? मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, ठीक है। यहां तक तो ठीक था, ठीक मुर्शीद। फिर यहां पे हुआ बैटल ऑफ गेरेडिया। क्या हुआ? बैटल ऑफ गेरेडिया। गेरेडिया एक जगह है बिहार में। कहां पर? बिहार में जगह। ये युद्ध हुआ 1740 में यहां युद्ध हुआ। ये दो लोगों के बीच में हुआ, ठीक है। पहला आदमी था सरफराज खान, ठीक है। दूसरा था अली वर्दी खान, सॉरी ये खान है, ठीक है। सरफराज खान और अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान था वो सरफराज का सेनापति था। इसने जो है इसके साथ दगाबाजी की, धोखा किया और ये हार गया। सरफराज खान हार गया। फिर अली वर्दी खान ने 1740 से लेकर के 1756 तक वहां पर राज किया। अली वर्दी खान ऐसा था जिसने ये कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक हनी ट्रैप की तरीके हैं। अभी तो वो ट्रेडिंग करने आए हैं, बाद में वो हम पर धोखा जरूर करेंगे और हमें जरूर मतलब दगा देंगे। किसने कहा था? अली वर्दी खान ने। ये चीज 1740 में कही थी। दिक्कत तो यहां तक कुछ नहीं थी। जब आगे सिराजुद्दौला आया, अगला नवाब था ये। अली वर्दी खान के बाद अगला नवाब था सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला आया तो इसने पता है क्या किया? इसने 20 जून 1756 में इसने क्या किया? एक जो है वो कर दिया इसने, ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम पे बहुत मशहूर है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस ब्लैक होल ट्रेजेडी में 146 प्रिजनर्स को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को प्रिजनर बना दिया, कैदी बना दिया गया, ठीक है। और उसमें से 123 जो प्रिजनर्स थे उनकी डेथ हो गई और जो 23 प्रिजनर्स थे 23 वो मतलब डेथ कैसे हो गई कि भाई उसको जेल में डाला और बंद कोठरी थी और 2 दिन तक कुछ खाना वाना, कुछ पानी वानी कुछ नहीं दिया। तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, तो वहां पर रखा गया और उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसमें से एक जो विलियम हॉल्मर था, उसने एक बुक लिखी कि हमारे साथ क्या हुआ। और वो बुक जा करके ब्रिटिशर्स के पास, वहां जाकर के ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गई, ठीक है। वो बुक ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गई। जब उन्हें वहां पहुंच गई तो वो तो भाई ट्रेडिंग के पर्पस थे वहां पर, ट्रेडिंग के पर्पस से, तो ट्रेडिंग के पर्पस थे। अब उन्होंने कहा हम वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएंगे,
क्योंकि उनके ब्रिटिशर्स के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई और उन्हें पता चला, तो उन्होंने पहला गवर्नर पहला गवर्नर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, आप नोट कर लें, ये पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, जो कि जिसको भेजा गया गवर्नर बना करके कि आप देखो जाकर के वहां क्या हुआ है। भाई सिराजुद्दौला ने ऐसा किया था, इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बहुत मशहूर है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में युद्ध हुआ। और आप तो जानते हैं ब्रिटिशर्स की पहले से ही रणनीति रही है डिवाइड एंड रूल की। भाई रॉबर्ट क्लाइव ऐसे तो नहीं हरा पाते, हाँ इनके पास इक्विपमेंट्स थे, सब कुछ था। इन्होंने क्या किया, इन्हीं का सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर और ये व्यक्ति जो रायदुल्वर था, ये जाकर के मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक। जब ये दोनों लोग मिल गए तो सिराजुद्दौला वहीं खत्म हो गए, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। और फिर यही 1757 से, अब भाई ये मिला था, अब रॉबर्ट क्लाइव से इससे कोई बात तो हुई होगी, अब क्या बात हुई वो तो मुझे नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होगी। इन्होंने क्या किया, इसको राजगद्दी पे बैठा दिया। राजगद्दी पे बैठाने का ये मतलब नहीं है कि इसको राजा बना दिया, ये पपेट बन गया, ये उनका पपेट बन गया मीर जाफर। अब मीर जाफर जब उनका पपेट बन गया, ठीक है, पपेट बनने के बाद सारा काम ठीक चलता रहा। 1760 में और 63 में मीर जाफर का दामाद था ये मीर कासिम। तो मीर जाफर ने सोचा जैसे हम चला रहे हैं वैसे मीर कासिम चलाएंगे। मीर कासिम, हर कोई व्यक्ति एक समान थोड़ी होता है। मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने विद्रोह किया, मतलब मीर कासिम नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स का काम। ब्रिटिशर्स का क्या आप समझ लो, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के अंडर पे कौन था, मीर जाफर था, और मीर जाफर का दामाद कौन था, मीर कासिम था। यहां तक आपको समझ में आया कि रॉबर्ट क्लाइव, अभी सब रॉबर्ट क्लाइव का चल रहा है। फिर इनको लगा रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से मीर जाफर को बना दिया, मीर जाफर को फिर से बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। आप किसी को गद्दी से हटा दीजिए, ठीक है, आप किसी को गद्दी से हटा दीजिए तो वो तो आपसे विद्रोह करेगा ही करेगा, वो तो आपसे विद्रोह करेगा ही करेगा। अकेले तो मीर कासिम भी जानता था कि मैं अकेले तो लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मीर जाफर भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ है, और साथ में मीर कासिम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगा। मीर कासिम ने दिमाग लगाया, यहीं पर मीर कासिम ने दिमाग लगाया। मीर कासिम ने मुगल इंडिया, ठीक है, शाह आलम सेकंड, ठीक है, मुगल ये था, और मुगल बंगाल में मीर कासिम रह ही चुका था। और मुगल ऑफ अवध है, ठीक है, लखनऊ, सुजाउद्दौला इन तीनों के साथ मिली। इनके साथ मुगल इंडिया शाह आलम सेकंड
और वो खुद भी था मुगल ऑफ बंगाल। मीर कासिम पहले था, ठीक है, मीर जाफर उससे पहले ही था, ठीक है। मीर कासिम को जब हटाया गया तभी तो मीर कासिम ने शाह आलम सेकंड के साथ और सिराजुद्दौला के साथ मिल करके क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर किया, ठीक। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इन तीनों ने मिलकर के लड़ाई किया, ठीक है। लॉर्ड मुर्नो इनकी अध्यक्षता पे इन्होंने युद्ध किया। और भाई युद्ध किया, आप ये समझ लो तब तक तो इनकी सेना बहुत मजबूत हो चुकी थी, इनके पास बहुत सारी सेना थी, ठीक है। पर इनके पास क्या, गोली बारूद, जो टैंक्स, ये सब ब्रिटिशर्स तो लेकर के आए थे ज्यादातर, तो इनके पास वेल इक्विप्ड, मतलब बहुत अच्छे हथियार थे, हथियार इनके पास बहुत अच्छे थे। बैटल ऑफ बक्सर हरा दिया, किसने हरा दिया, लॉर्ड मुर्नो की अध्यक्षता पे हार गए। रॉबर्ट क्लाइव, फिर से वही हो गया, रॉबर्ट क्लाइव फिर से मतलब जीत गया। यहां जब ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, इसके बाद से क्या हुआ, अब जैसे आपने ये सुना होगा कि रॉबर्ट, यहां तो सब जीत गए, रॉबर्ट क्लाइव भी पहुंच गया। अब आपने सुना होगा कि डुअल गवर्नमेंट, जैसे हम लोग ऐसे इंडियन गवर्नमेंट है जैसे हमारी, तो हमारी दो टैक्सेस लगते हैं, जैसे स्टेट जीएसटी लगती है और सेंट्रल जीएसटी लगती है। इसने भी क्या किया, डुअल गवर्नेंस, डुअल टैक्स लेना चालू कर दिया। दो टैक्स जैसे हमारे यहां लगते हैं, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, वैसे ही उसने दो टैक्स लगा दिए। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत अमीर हो चुका था। देखिए आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, जो 10+2 और +3 जो ये सिस्टम चलता है ना, जैसे हम 10th पास करते हैं, फिर 12, फिर 13, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बनाया था। किस लिए बनाया था, इनको क्लर्क जनरेट करने थे, क्लर्क। तो भाई वो भी गवर्नर बनाया गया था, वो भी किसी के अंडर पे काम कर रहा था, ब्रिटिशर्स के अंडर में भेजा गया था वहां से उसको। तो इसने क्या किया, 10+2+3, ये इन्हीं का सिस्टम चलता आ रहा है जो आज भी हम लोग अपना रहे हैं। तो आप समझिए कि 1765 से जो 1772 तक का टाइम था ना, 1765 से और 1772 तक का जो टाइम था, ये इसको भारत की लूट कहा जाता था। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो ये था ही था यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, और इसके बाद अब जो राजा बनाया गया था, ठीक है, जो राजा बनाया गया था वो भी किसके अंडर पे था, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर पे था। तो उस राजा से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि तुम भी जो टैक्स लोगे उसका 81% मुझे दोगे। और जो रॉबर्ट क्लाइव जो टैक्स लेता था वो तो लेता ही था अपना टैक्स। तो भाई गवर्नमेंट की नजर में तो सबको यही पता था ना कि रॉबर्ट क्लाइव के पास जो टैक्स आ रहा है वो रॉबर्ट क्लाइव ऊपर पहुंचा रहा है। ऊपर मतलब जो इसके ऊपर है, पर जो ग्राउंड लेवल पे तो रॉबर्ट क्लाइव था वहां पे। तो इसने क्या किया, उस राजा को धमकी दी, और या उसका पपेट था वो राजा, 81% शेयर उससे लेता था, तो वो बहुत अमीर हो गया। रॉबर्ट क्लाइव जब दोबारा लौट करके ब्रिटेन गया, जब वहां पहुंचा तो वहां के लोग दंग रह गए। वो सबसे बड़ा आदमी बन गया, वहां का सबसे बड़ा आदमी बन गया। तो लोगों ने सोचा कि ये तो एज ए क्लर्क गया था, मतलब एज किसी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए गया था, और ये वहां का सबसे बड़ा आदमी कैसे बन गया। ये सबसे बड़ा आदमी वहां का ऐसे बन गया कि उसने लूटा, और लूटने के बाद ये पहला गवर्नर था, आप याद रखिएगा, ये पहला गवर्नर था जिसने आत्महत्या की थी। इसने आत्महत्या कर ली जब इतना प्रेशर पड़ा भाई इंडिया पे, इन्होंने बहुत लूटा, और जब इनको प्रेशर पड़ा यूरोपियन कंट्रीज से, तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, इन्होंने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बदलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बदलेंगे और हम एक्ट्स लेकर के आएंगे। क्योंकि भाई अभी तक तो था गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर इसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें बताया जाएगा आपको जो वॉरेन हेस्टिंग आए थे कि कैसे आगे चेंज हुआ, कैसे इन्होंने रिफॉर्म किया। इन्होंने छोड़ा थोड़ी हमको खूब लूटा इन्होंने, पर इन्होंने क्या किया, जब इनके ऊपर प्रेशर आया तो इन्होंने रूल चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो यही 10+2+3 का सिस्टम मैंने आपको बताया था कि यही सिस्टम अभी भी चलता आ रहा है। तो ये सिस्टम इसलिए खराब है, जैसे मान लीजिए गूगल का जो सीईओ है, ठीक है, वो भी किसी के अंडर में ही है, उसकी कंपनी तो है नहीं। तो ऐसे हमारे इंडियंस कितने बड़े बड़े जगह पर बैठे हुए हैं और सीईओ बन के बैठे हुए हैं, पर वो है तो किसी के अंडर में। वो सिस्टम क्या है, 10+2+3। इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन मतलब ये नहीं कि इंडिया इनोवेटिव नहीं है, बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम है, पर आप ये देखिए कि यहां पर जो सिस्टम है वो पुराना ही चला आ रहा है। जैसे जो टैक्स था हमारा, और डुअल टैक्स गवर्नेंस उसमें भी थी ब्रिटिशर्स के पीरियड में, और यहां पर अभी भी डुअल सिस्टम है, जो स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी पड़ रही। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करिए और बताइए इसमें, और आगे जो चैप्टर होगा वो फिर हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर हम उसमें सारे एक्ट्स बताएंगे, और थोड़ा थोड़ा अभी हम कवर कर रहे हैं जिससे आपको भी समझ में आता रहे। आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका समझ लिया है, अब हम इसके आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि कौन से एक्ट्स है, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया, और पिट्स एक्ट और अलग अलग जितने भी एक्ट जितने भी हैं वो बताएंगे। अब आपको इस चैनल में जो है इंडियन पॉलिटी तो साथ में कंप्लीट हो ही रही है, और इसमें इसमें करंट अफेयर्स भी आने वाला है और स्टैटिक जीके भी आने वाला है, तो आपको जल्दी अपलोड होगा। आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बस आगे हमें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें जिससे हम आगे और वीडियोस बनाते रहें और आपके पास लाते रहें। और आप बस करंट अफेयर्स की वीडियो का वेट करें और इंडियन पॉलिटी का इसका